महासचिव श्री के.पी. चौधरी जी का आज 59वां जन्मदिन है। एक बार जोरदार तालियों से शुभकामनाएं के साथ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये मेरठ मंडल की टीम है। इधर रखते चलेगा ना, इसको आगे के सामान हटा देना, ध्यान रखते रहो, ध्यान अरे जी साथी शुभकामनाएं अपनी बधाई देना चाहते हैं, सभी का स्वागत है। मार्क्स तो हटाओ। के साथी सारे आ जाओ। अरे सुनो पहले आप आगरा मंडल के हमारे सचिव श्री जी बहुत जोरदार तालियां बजाते रहो। के साथ हैं नंदन जी के लिए जोरदार तालियां। इसमें हमारे माता पिता भी हमारे सिर पे ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बड़ी रोहतक मंडल की तरफ से जो है दिल्ली DO1 के साथी आ जाओ। प्रधान साहब हमारे न्यूयॉर्क में रहते हैं, आपने देखा होगा जब भी कोई मौका होता है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मेरे लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे उस पर बड़ा गर्व है कि मेरे लोग, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे समाज के लोग अगर देश के कोने कोने में मेरा जैसे छोटे से कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाते हैं तो मैं उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद भी व्यक्त करूंगा और साथ साथ अपने समाज के लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि हम सब लोग आपस में मिलकर इसी तरह प्यार बांटें, एक दूसरे को दिल से सहयोग करें, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हों और जितना भी हो सके एक दूसरे के साथ खड़े होकर के एक सशक्त समाज की स्थापना करें। जैसा जिस तरीके से आपका कद दिन रात बढ़ता जा रहा है, समाज के अंदर व्यक्तित्व आपकी जो निखर कर आ रहा है, उससे कहीं न कहीं जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ती जा रही हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से वर्तमान परिस्थितियां खासकर SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के साथ चल रही हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि वर्तमान में केंद्र सरकार के माध्यम से जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं वो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। देखिए मैं ये कहूंगा कि एक सशक्त समाज, एक सशक्त संगठन, एक सशक्त जो हम कहेंगे कि समाज की अगर हम जब तक एकजुटता, एकता, ताकत हमारी जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारे बीच में जो भेद हैं, जब तक हमारे बीच में आपस में जो मन मुटाव हैं, जब तक हमारे बीच में हमारे संगठनों की दीवारें हैं, जब तक हमारे बीच में छोटे बड़े की खाई है, जब तक हमारे बीच में IAS, में मिनिस्टर, में MP, में चपरासी, ये सारी समस्याएं हैं, इन सब से हमको उभरना पड़ेगा। और मैं आज ये कहूंगा कि हम मीना समाज को यहाँ कोट कर सकते हैं, जो हमारा शेड्यूल ट्राइब का समाज है। मीना समाज का IAS भी बराबर है और उनका चपरासी भी बराबर है। वो आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। और मैं कहूंगा कि मीना समाज को आदर्श मानते हुए पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग एक दूसरे के साथ आए, एक दूसरे को प्यार करें, एकजुट हों, एक साथ आएं और एक सशक्त समाज की स्थापना करें। एक आखिरी सवाल चलते चलते, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि आपका रिटायरमेंट नजदीक आता जा रहा है, रिटायरमेंट के बाद राजनीति ज्वाइन करेंगे? देखिए दो चीजें अलग अलग हैं। जो भी आपने कहा कि राजनीति ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, अभी क्योंकि अभी आपने खुद ही कहा कि अभी तो 1 साल का समय बाकी है और मेरे संगठन ने, मेरे भाइयों ने, देश के कोने कोने के कार्यकर्ताओं ने मेरे बारे में ये तय किया है
कि मैं इस संगठन का आजीवन जो है सेवा करता रहूं, और अगर मुझे अपने संगठन में सेवा करने का मेरे समाज के लोग मौका देंगे तो मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात यही होगी। इस मौके पर हम सभी अपने जो पत्रकार बंधु हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि 2017 में एक निर्णय लिया गया था इसी दिन 12 नवंबर के दिन कि एक अंबेडकर भवन यानी वालिक हाउस का निर्माण किया जाएगा, उसका 1 साल में निर्माण करके समाज को समर्पित किया जाएगा। लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण ऐसे रहे कि इनकी वजह से वो कार्य संपन्न नहीं हो पाया। लेकिन हमारे साथियों ने मिलकर के अब ये तय किया है हमारे संगठन ने कि बहुत जल्द यानी कि इरादा है कि 31 दिसंबर तक एक लैंड वालिक हाउस के नाम पर परचेज करके समाज को समर्पित की जाएगी। उसके अंदर एक 500 लोगों का कॉन्फ्रेंस हॉल, उसके अंदर एक बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी लाइब्रेरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, उसके अंदर बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल, IAS, सिविल सर्विस और इंजीनियरिंग का जो है ट्रेनिंग सेंटर, और पूरे दुनिया के लोगों, दुनिया के कोने कोने से आने वाले समाज के लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस की स्थापना की जाएगी। तो ये बहुत जल्द हमारा कोशिश होगा कि 14 अप्रैल तक ये हम अपने समाज को समर्पित करने की हमारी एक कोशिश है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे संगठन के साथ ही, हमारे समाज के साथ ही जो इसमें दिन रात लगे हुए हैं उनके सहयोग से ये कार्य निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो भी चीजें हमारा एक संगठन का अगर आपने सेटअप देखा हो और हमारी खुद की कार्यशैली भी देखी हो कि जब भी समाज पर कोई दिक्कत आती है, समाज पर आवश्यकता पड़ती है, हमारी एक कोशिश होती है हमेशा। अभी हमने हाथरस के पीड़ित परिवारों के लिए कहा था कि वो लोग आए हमारे घर पर रहें। बहुत सारे लोगों ने उनको मतलब को कोट भी किया था। कहने का मतलब ये है कि समाज की हर समस्या में हमारा महासंघ और कल्याण संघ और हमारे समाज के जवान साथी 24 घंटे साथ हैं। और आप लोग आए, आपने प्यार दिया, दुलार दिया, और ये जो कुछ भी है सब समाज में बांटा जाएगा। मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कोई कई बार क्या है कि कई लोग बोलते हैं जन्मदिन एक बहाना है। लो, जन्मदिन बहाना नहीं, जन्मदिन तो एक मतलब यह कि समाज को इकट्ठा करने की कोशिश है। समाज इकट्ठा हो, एकजुट होकर कुछ हम लोग मिलकर करें। तो ये जो सब चीजें ये सब समाज के अंदर ही वितरित की जाती हैं, पहले भी की जाती थी, अब भी की जाएंगी। तो कई लोग हमारे समाज के बीच में ऐसी भी हरकतें करते हैं कि जो उनकी हरकतों को जब कई बार देखते हैं तो उससे समाज में भ्रांतियां भी पैदा होती है। ठीक है, तो मेरा आज जो भी साथी आए, क्योंकि कोरोना की लिमिटेशन है, लोगों की भी सीमा है, 200 लोगों से ज्यादा गैदरिंग हो नहीं सकती, इसलिए इसको हमने नीचे करने के बजाय खुले में किया, और खुले में करके नहीं की। समझ बात था, एक जो मैसेज था हमारे दिमाग में, हमारे संगठन का निर्णय था कि भाई वालिक हाउस जो आज समय की आवश्यकता है, और मुझे विश्वास है कि जिस दिन ये वालिक हाउस समाज को डेडिकेट किया जाएगा उस दिन हमारे समाज के लिए एक स्वर्णिम दिन होगा। धन्यवाद। आधे घंटा SM न्यूज जो एक वेब पोर्टल चैनल है और सामाजिक मुद्दों को, धार्मिक मुद्दों को, आर्थिक मुद्दों को समय समय पर समाज के बीच में लाता रहता है। उनके बैनर तले, उनके NGO के बैनर तले एक देश एक आवाज, भारत में बुद्ध की आवाज करके एक प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया था, जिसमें देश के कोने कोने से लोगों ने, बच्चों ने हिस्सा लिया था, और जो उसमें विनर रहे हैं। आज वो माननीय KP चौधरी साहब के जन्मदिवस के इस मौके पर उन बच्चों को SM न्यूज के जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं बड़े भाई सुरेंद्र कुमार जी, वो एक प्रशंसी पत्र देकर के उनको सम्मानित करेंगे। तो मैं उनको चौधरी साहब के हाथों से और भाभी जी के हाथों से उनके इस जन्मदिन के मौके पर चाहता हूं कि वो आएं। पहले नंबर पर जो विजेता रही है ललित कुमार, उनको 10,000 रुपये, तालियां बजाओ आप लोग भाई, 10,000 रुपये ललित कुमार को वो राशि दी गई है। दूसरे नंबर पर विशाखा बौद्ध 5,000 रुपये, तीसरे नंबर पर लक्ष्मी रानी 3,000 रुपये, चौथे नंबर पर नीलम 2,000 रुपये, और 5वें नंबर पर प्रियांशु गौतम है 1,000 रुपये। तो ये जो राशि है ये चौधरी साहब की तरफ से और NGO जो SM न्यूज वेब पोर्टल है उनकी तरफ से दी जा रही है। जो बच्चे जिनके नाम मैंने यहाँ अनाउंस किए हैं, अगर उनमें से कोई बच्चा यहाँ पर है, सभी विशाखा आ जाए। अच्छा, देखिए
हमारे संगठन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब भी कोई समाज की जिम्मेदारी मिलती है उसको पूरा करने की हर संभव हम कोशिश करते हैं। आपने इतिहास में अनेकों बार ऐसे मौके देखे होंगे। सुरेंद्र जी ने हमसे कहा कि इस तरीके से हम एक बुद्ध वंदना के माध्यम से ये एक कार्य करना चाहते हैं और हमें इसमें कुछ आर्थिक सहयोग आपके संगठन की तरफ से मिलता है तो बड़ा अच्छा रहेगा। हमने उस प्रस्ताव को 8 महीने पहले करीब स्वीकार किया और इन्होंने बुद्ध वंदना का जो मेरा ख्याल ये है कि जो आयोजन हुआ उसको भी काफी लंबा समय हो गया। ये प्रोग्राम 2-3 बार ऑर्गेनाइज करने की बात हुई, लेकिन अंततः आज ये कोविड-19 के वजह से इतना डिले होता रहा और आज इसको 12 नवंबर को किया जा रहा है। और इसमें मैं जो अभी पहला जो अवार्ड है ये विशाखा बोध जो है ये नंबर 2 ये सेकंड विनर हैं और इस बेटी ने बहुत बढ़िया बुद्ध वंदना गाई, तो इसके लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत बधाई। इस मौके पर इस बिटिया को एक 5,000 रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र और भगवान बुद्ध का ये फोटो दिया जाता है। लक्ष्मी रानी का इनाम है, चौथा फोर्थ विनर है ना। सुनेंगे आप, बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत बहुत बधाई। सीधा देखिए स्वागत करें। राहुल नागपाल जी सम्मानित होते हुए अर्नब गोस्वामी, समता आवाज टीवी के चीफ राइटर मनोज अंकानी जी हैं सम्मानित होते हुए। इसके कोने कोने में उन लोगों ने जिस तरीके से आज जन्मदिन के मौके पर अपनी खुशी का इजहार किया है, निश्चित रूप से वो सभी हमारे सदस्य और पदाधिकारी धन्यवाद के और बधाई के पात्र हैं। ये उनका प्यार है, उनका दुलार है मेरे लिए, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए, कि उन लोगों ने ये उचित समझा और उन्होंने इस छोटे से अपने एक साथी भाई के जन्मदिन को देश के कोने कोने में मना करके और उसको, जैसा आपने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी पूरे विश्व के सामने उन्होंने पहुंचाया है, तो मैं सबसे पहले अपने समाज के उन सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जैसा आपने कहा कि आज समय इस बात का तकाजा करता है कि माननीय स्वर्गीय काशीराम जी आज नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर आज नहीं है, और जिस तरीके से आज राजनीतिक माहौल जो बना है उस माहौल के चलते हुए बहुत सारी चीजें आज जिस तरीके से पैदा होती जा रही हैं, इसके लिए मेरा ये कहना है कि हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है, इसके हर व्यक्ति को आज अपनी जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया है। मैंने अपने पूरे कैरियर में ये देखा है कि हमारे समाज के 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे को प्यार करने की बजाय एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे की भर्त्सना करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 4 आदमी 2 आदमी इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं है। हर आदमी अपने संगठन की बात करता है। जो आदमी पॉलिटिकल पार्टी में अपनी राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं, जो आदमी जिस स्तर पर जहां पर भी संलग्न है, जो भी कार्यरत है, वो आदमी सिर्फ ये कहता है कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं, मैं सबसे बड़ा सोशल वर्कर हूं, लेकिन वो ये बात खुद अपने आप कहता है। यह बात समझने की ये है कि अगर उसके बारे में ये बात उसको छोड़ करके अगर पूरा समाज कहे, पूरा विश्व कहे, पूरा भारत कहे, तो उस बात की ग्रेविटी, उसका वजन बहुत बढ़ जाएगा। इसके लिए एक कार्यकर्ता को अपने आप को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। उसको अपना दिन रात समाज की कसौटी पर खरा उतरने के लिए जो भी आयाम, जो भी जिम्मेदारियां उसकी बनती हैं, उन सबसे उसको गुजरना पड़ेगा। लेकिन देखने में ये आता है कि हमारा समाज के बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो बहुत शॉर्टकट प्लानिंग में काम करते हैं। बहुत शॉर्टकट प्लानिंग का मेरा मतलब यह है कि ज्यादातर लोग, मैं तो बड़े पहले ऐसे समझाता था कि जिनके पास चवन्नी नहीं होती वो पहले चवन्नी के लिए संघर्ष करते हैं, जब उनके पास चवन्नी हो जाती है तो राज्यसभा लोकसभा के लिए संघर्ष करते हैं, और उसके बाद वो मिनिस्टर के लिए संघर्ष करते हैं, और उसके बाद में जब उनका जीवन का अंत होता है तो पता लगता है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही उनको जाना पड़ा।
और समाज का अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करें, समाज को आगे ले जाने की हम बात करें, तो माननीय काशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में हमें ऐसा लगता है कि आज जरूरत इस बात की है कि एक बार पुनः दोबारा कर से बाबा साहब अम्बेडकर को इस भारत में जन्म लेना पड़ेगा, एक बार पुनः माननीय काशीराम जी को द्वारा कर से आना पड़ेगा। कारण यह है कि जिस तरीके की स्थिति में आज हमारा समाज, मैं बताना चाहता हूं, मैं मेरे वक्तव्य को एक सामाजिक दायरे के रूप में अगर देखा जाएगा तो इसमें किसी को तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। भारत के अंदर जो भी संसाधन हैं जिनको हम एग्रीकल्चर लैंड के रूप में देखते हैं, उन सारे संसाधनों पर, यानी कि देश का जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो कृषि की भूमि है, उस पर सभी सामान्य जाति के लोग आज उसके मालिक हैं। SC ST के लोग उन जमीनों में, उन खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और वही लोग खेतों में जाकर के इस देश को जब खाद्यान्न को पैदा करते हैं तब जाकर के कृषि प्रधान देश ही बनता है। यही मजदूर शहर के अंदर आकर के रोडी उठाना, सरिया उठाना, ईंट उठाना, सड़कें बनाना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना, ये देश का जो विकास है, टायर लगाना, घरों में ये समझे कि रोटी बनाना, घरों में सफाई करना, टॉयलेट साफ करना, ये जो बेसिक काम है, ये इस देश का गरीब अनुसूचित जाति जनजाति समाज का काम गांवों के अंदर भी कर रहा है और शहरों के अंदर भी यही समाज पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ में इस देश को आगे ले जाने के लिए दिन रात सच्चे दिल से काम कर रहा है। एक समय था देश में राष्ट्रीयकरण का दौर था, तत्कालीन सरकारों को आवश्यकता थी कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ, उसके तहत सरकार के क्षेत्र में जो 22.5% का रिजर्वेशन SC और ST के लोगों को मिला और 25% का जो आरक्षण लोकसभा विधानसभा में मिला, उससे काफी अच्छी संख्या में लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हुए। मैं कहना चाहता हूं, उद्योग धंधों में SC ST समाज की भागीदारी ना के बराबर है। कृषि भूमि के मालिक जो हैं उसमें भी SC ST समाज के लोगों की भागीदारी ना के बराबर है और देश के उद्योग धंधों में, देश के और कारोबार में, देश के और कामकाज में भी SC ST के लोगों की जो भागीदारी है वो बहुत कम है, नगण्य है, ना के बराबर है। अब ये जो लोग थे, ये लोग कैसे गरीबी की रेखा से ऊपर आए, एक बेसिक सवाल राष्ट्र के सामने ये जरूर रहना चाहिए। ये गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट से जो रिजर्वेशन लागू हुआ, सरकार के क्षेत्र में जो लोग नौकरी में आए, एक आदमी को जब नौकरी मिली तो उसे रोटी के अवसर मिले, उसको कपड़ा पहनने को मिला, उसको जूता उसके पैरों में आया, उसके बच्चे स्कूल में गए, वो कच्चे मकान से पक्के मकान में आया, उसके पास साइकिल नहीं थी लेकिन वो साइकिल भी आई, उसके पास स्कूटर भी आया, उसके पास कार भी आई। तो वो क्या है, सरकार की नौकरी के माध्यम से ही गरीबी की रेखा से ऊपर आने में SC ST के लोग कामयाब हुए। जैसा 2 जुलाई 1997 को जो रोस्टर बोलता है, जब चेंज हुआ और वैकेंसी बेस्ड रोस्टर जब बदला गया और पोस्ट बेस्ड रोस्टर जब आया, तो उस समय पर यह संख्या सरकार के क्षेत्र में 40 लाख बताई गई थी, लेकिन सरकार की निजीकरण की पॉलिसी के चलते हुए आज ये संख्या घटकर के करीब 8 लाख के आसपास बताई जा रही है। अब जिस तरीके से 40 लाख से 8 लाख की संख्या तक लोग पहुंचे हैं, आने वाले समय में ये रिटायरमेंट के कारण, VRS के कारण ये संख्या और इसलिए घटेगी क्योंकि नए रिक्रूटमेंट्स ना के बराबर हैं और पुराने लोग जो भर्ती हुए थे उनको रिटायर होना उनको निश्चित है। ऐसी स्थिति में मैं यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी भारत की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो भारत में उद्योगपति जो अपना उद्योग चला रहे हैं, ये लोग भारत के बैंकों का लोन, भारत का जो बैंक है उनका पैसा लोन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और सरकार से सस्ती दरों पर जो है जमीन लेकर के अपने उद्योग धंधे लगाते हैं। अगर सरकार के द्वारा ये दोनों सुविधाएं इनको दी जा रही हैं, अर्थात सरकार के पैसे का ही अगर इस्तेमाल इनके उद्योग धंधों में हो रहा है, तो उस स्थिति में सरकार को संविधान में संशोधन करके निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करके इस देश के सबसे गरीब तबके, शांत स्वभाव के इस समाज के लिए निश्चित रूप से पहल करके नई रोशनी की एक कोशिश करनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार अगर जिस तरीके से इस सरकार ने कई काम ऐसे किए जिसके लिए इस सरकार की जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 97, 98 और 2000 के आंदोलन को उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान में हमारे महासंघ की
परिसंघ के जो रैलियां हुई, उसके बाद उनके साथ जो मुलाकातें हुई और उन्होंने हमारी बात को सुना, समझा और स्वीकार करते हुए उन्होंने संविधान में 3 संशोधन किए, 81, 82 और 85वां, तब जाकर के ये रिजर्वेशन बचा। तो मैं ये कहूंगा कि जो रिजर्वेशन फ्रंट की गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था, उसको बचाने का पूरा 100% श्रेय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के, उनकी सरकार को जाता है। इसके बाद में फिर सरकार दूसरे दल की आ गई। 10 साल के आसपास उनको मौका मिला काम करने का, बीच में और लोगों को भी काम करने का मौका मिला। और इस बीच में फिर जब द्वारकर से ये वर्तमान सरकार जब इन्फोर्स हुई, पावर में आई, तो इन्होंने 2015 में सबसे पहले SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने के लिए संविधान में संशोधन किया। इस संशोधन के लिए हम सरकार का आभार और धन्यवाद व्यक्त करेंगे। इसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट किया, 2 अप्रैल का आंदोलन पूरे देश में भारत बंद के रूप में हुआ, सब डायलॉग्स उसमें हुए, डिस्कशंस हुए और सभी 7 अगस्त 2018 को तत्कालीन जो हमारे महासचिव थे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव संगठन थे रामलाल जी, उनकी अध्यक्षता में माननीय अर्जुना मेघवाल जी के निवास पर बैठक हुई। उस समय बड़ी लंबी चर्चाएं हुई और उसमें यह हुआ कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, उसको प्रभावी करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। सरकार ने अपना वायदा पूरा किया और संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को द्वारकर से इन्फोर्स किया। हम पूरे समाज की तरफ से सरकार का इसके लिए भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजर्वेशन को खत्म किया तो उस चर्चा का ये भी हिस्सा था और सरकार ने ये वायदा किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपके रिजर्वेशन के खिलाफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जजमेंट देगा तो हम संविधान में संशोधन करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में रिजर्वेशन बहाल करेंगे। सरकार ने अपना ये दूसरा वादा भी पूरा किया सरकार का, उसके लिए भी धन्यवाद। सरकार ने लंदन का घर जहां बाबा साहब अम्बेडकर रहकर पढ़े थे, परचेज करके वो बाबा साहब को डेडिकेट किया। सरकार का इस महान कार्य के लिए धन्यवाद। सरकार ने 600 करोड़ रुपए में इंदू मिल मुंबई की जमीन महाराष्ट्र में खरीद करके वहां बाबा साहब अम्बेडकर का राष्ट्रीय स्मारक को बना रहे हैं, उसके लिए सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद। सरकार ने 200 करोड़ की लागत से 15 जनपद पर डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना करके बाबा साहब को डेडिकेट किया, सरकार का धन्यवाद। दीक्षा भूमि नागपुर के लिए रेनोवेशन के लिए 10 करोड़ रुपए भेजे गए, उसके लिए भी सरकार का धन्यवाद। लेकिन साथ साथ सरकार से हमारा ये कहना है कि आपने ये सभी कार्य किए हैं, आपने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को भी इन्फोर्स किया है, आपने ये सारी चीजें मैंने गिनाई सब आपने की हैं, आपका इन सब कार्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि जो रोजी रोटी के अवसर SC/ST समाज को सरकार की नौकरी में आने से मिले थे वो प्राय खत्म होते जा रहे हैं। इस पर सरकार को पहल करते हुए निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की पहल करनी चाहिए और सरकारी क्षेत्र का निजीकरण बंद करना चाहिए। एक आए दिन जो SC/ST समाज के साथ में जो जिस तरह का माहौल एक बन रहा है और जिस तरीके से ज्यादतियां हो रही है, उससे लोगों का जो मनोबल बढ़ रहा है और SC/ST समाज के मन में एक पीड़ा और परेशानी बढ़ती जा रही है। दोषी लोगों के खिलाफ सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे जो तत्व हैं जो सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं, जो सरकार अच्छे भले काम कर रही है, सरकार सभी हितों को संरक्षित करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं समाज के अंदर, देश के अंदर जो ये चीजें करते हैं जिससे कि एक सामाजिक सौहार्द जो है खराब होता है और सौहार्द खराब होने से पूरे राष्ट्र को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। मैं 2 अप्रैल 2018 के माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि उस दिन जो भी भारत बंद हुआ उसमें SC/ST समाज, हमारे समाज के बच्चे जेल गए, हमारे बच्चों को मुकदमे लगे, हमारे बच्चों का कई बच्चे हमारे जो है शहीद हुए, उससे सरकार के संसाधन जो देश की संपत्ति थी उसको भारी नुकसान पहुंचा। हमारे समाज के जो बच्चे थे उनको भी शहीद हुए, उन परिवारों को भी इतनी क्षति हुई जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि भारत के अंदर सब लोग प्यार से रहें, सौहार्दपूर्ण वातावरण से रहें, एक दूसरे के पूरक बन के काम करें। देखिए, सोचिए कि लोग आपके घरों में बर्तन साफ करते हैं, या आपके घरों में खाना बनाते हैं, या आपकी गाड़ी पे ड्राइविंग करते हैं, आपके खेतों में काम करते हैं, ये आपके साथ इतने में ही खुश हैं। इनके पास ना जमीन है, ना एग्रीकल्चर लैंड है, ना उद्योग धंधे हैं, ना इनके पास कारोबार है,
ये लोग तो गटर के अंदर जब घुसते हैं, जब फोटो आता है सोशल मीडिया पे कि लेटरिन के गटर में एक आदमी SC/ST समाज का नीचे घुस करके आपका गटर साफ कर रहा है, इससे ज्यादा और इस देश के लोग क्या उम्मीद करते हैं। और ऐसे समाज के लिए भी अगर ऐसी दुर्भावना, वो लोग जो भारत के सभी संसाधनों पे कब्जा किए हुए हैं, जो भारत के उद्योग धंधे का कावल है, भारत की कृषि भूमि के मालिक बने हुए हैं, भारत की हर चीज पर वो मालिकाना हक में है, अगर उसके बावजूद भी वो लोग इन लोगों को प्यार भी नहीं कर सकते, इन लोगों के साथ में एक स्वार्थपूर्ण वातावरण भी नहीं बना सकते, इन लोगों को सड़कों पर आने के लिए वो मजबूर करते हैं, तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि वो लोग देश प्रेमी नहीं हो सकते। मैं तो कहूंगा कि वो देश हित में उनका एक कदम नहीं है। मेरी अपील है कि ऐसे लोग अपनी सोच को बदलें, भारत के अंदर एक अच्छा सौहार्द वातावरण पैदा करने के लिए पहल करें, जो देश का गरीब तबका है उसको गले लगाएं, उनके विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम है सरकार उनको उठाए, जिससे कि देश की 1/4 आबादी राष्ट्र की मूल धारा में आ सके और राष्ट्र का चहुमुखी विकास संभव हो सके। ये तो समीक्षा सरकार की, सरकार से अपील, और जो सामाजिक अत्याचारी लोग हैं उनका आपने एक यहाँ पर वक्तव्य रखा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप देश के करोड़ों लोगों को भी कुछ मैसेज दें जो इस समाज से आते हैं और वर्तमान में एक जो जिंदगी वो जी रहे हैं वो एक देश के नागरिक की तो कम से कम नहीं कही जा सकती। देखिए, मैं अपने समाज को एक ही बात कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो यानी पढ़ो, संगठित रहो यानी इकट्ठे होना है आपको, और उसके बाद में जरूरी अगर हो तो संघर्ष करो। इकट्ठा होना आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। संगठन की सीमाएं, अपने व्यक्तिवाद की सीमाएं सबको छोड़ करके एक आम कार्यकर्ता के रूप में सब लोग इकट्ठे आप हो जाइए, एकजुट हो जाइए, एक दूसरे के सुख दुख में सच्चे दिल से खड़े होइए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को प्यार करिए, देश के अंदर एक सामाजिक शक्ति का एक सृजन करिए, निर्माण करिए। जिस दिन आप सब लोग यानी हम सब लोग, हमारा समाज इकट्ठा होगा, निश्चित रूप से वो दिन हमारे समाज के लिए एक बड़ा सवेरा होगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, प्यार करो, एक दूसरे के साथ दो, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की बुराई बंद कर दो, एक दूसरे की टांग खिंचाई बंद कर दो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने का दावा बिल्कुल छोड़ दो। एक आम कार्यकर्ता बन करके, बाबा साहब मिशन का एक सिपाही बन करके सब लोग जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, उस दिन हमारे समाज का निश्चित रूप से एक नया सवेरा होगा। समाज का हर व्यक्ति सुरक्षित होगा, समाज के हर व्यक्ति का सम्मान सुरक्षित होगा, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित होगी, कोई बेटी के साथ बलात्कार नहीं होगा, आपके साथ कोई अत्याचार करने की हिमाकत नहीं कर सकेगा। इसीलिए बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो। अगर बाबा साहब को पढ़ करके अपने जीवन में उतारोगे तो उससे आप सबका, हम सबका, हमारे पूरे समाज का निश्चित रूप से भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, और एक बार पुनः आपको आज के दिन की, आपके जन्मदिवस पर तमाम भारतवासियों की तरफ से मंगल कामनाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।